दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं। देखो अपना जो सिलेबस है उसके अंदर केवल प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूछी गई हैं, तो हम राजवंश से संबंधित और प्रमुख राजाओं से संबंधित केवल महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर गौर करेंगे। बाकी हमें ज़्यादा गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को हम अपने जो वन लाइनर जो अपनी बुक है उसके माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। दोस्तों जहाँ मुझे लगता है कि ये बुक ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है आपके लिए, उसी में से उस टॉपिक को जहाँ से आपको अच्छे से मैं समझा सकता हूँ, आप अच्छे से समझ सकते हो, उसी में से वो टॉपिक मैं क्लियर करवा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो अपने मुगल राजवंश हैं इनके बारे में बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। बाबर है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 ईस्वी के अंदर उन्होंने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर और उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 5 वर्ष तक उनका शासन रहा था। उनका शासनकाल है वो अधिकांश समय है वो विभिन्न प्रकार के युद्धों के अंदर ही बीत गया। उनके मृत्यु के बाद में 1530 ईस्वी के अंदर हुमायूं गद्दी पर बैठे थे। हुमायूं 1530 से 1540 तक 10 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद में अफगान जो शासक थे शेर शाह सूरी, उन्होंने इन्हें चौसा और कन्नौज के युद्ध के अंदर पराजित करके और देश से बाहर निकाल दिया था। 1555 ईस्वी के अंदर हुमायूं दोबारा यहाँ पर राजगद्दी के अंदर बैठे थे। उनको राजगद्दी प्राप्त हुई थी मछुआड़ा के युद्ध के अंदर पंजाब के जो उस टाइम के जो तत्कालीन शासक थे उनको पराजित करके, और 1 वर्ष तक केवल उन्होंने शासन किया। और उसके बाद में दीन पनाह के अंदर शेरमंडल जो पुस्तकालय था उनकी सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। और इनके बारे में लेनपुल जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि हुमायूं पूरे जीवन भर ठोकर खाता रहा, इधर से उधर भटकता रहा और अंत में सीढ़ियों से गिरने के कारण ही ठोकर खाकर ही उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद अकबर अगले शासक हुए थे अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर को मुगल काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं इनके काल में ही आरंभ हुई थी। उसके बाद में उसके बाद में शासक हुए हैं जहांगीर, अकबर के पुत्र। 1605 से 1627 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया। इनके बाद में इनके पुत्र शाहजहां राजगद्दी पर बैठे 1627 से 1658 तक। और उसके बाद में औरंगजेब है वो गद्दी पर बैठे थे 1658 से 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब थे वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे और औरंगजेब थे वो इनके मुगल काल के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। तो इनका अपने को एक क्रम याद करना पड़ेगा। केवल यही महत्वपूर्ण है, प्रशासन व्यवस्था भी इनसे संबंधित ही आएगी। तो बाकी के जो उत्तर जो अपने मुगल काल के जो अपने शासक हैं उनके बारे में आपने कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो इनको एक बार अच्छे से क्रम याद कर लो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और इनका शासनकाल। अब हम जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं केवल उनके ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले बाबर की बात करते हैं। 1526 से 1530 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगलों की मातृभाषा कौन सी थी। तो चूंकि ये तुर्क से आए थे, ये मतलब तुर्की से आए थे, तो तुर्की इनकी मातृभाषा थी, जबकि इनकी दरबारी भाषा थी वह थी फारसी। तो इन दो चीज़ों के अंदर अपने को अंतर करना है। मुगलों की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, जबकि मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी। जहाँ पर एक फैक्ट और ध्यान कर लो कि सल्तनत काल और मुगल काल दोनों के काल के अंदर दरबारी भाषा या फिर राजभाषा की बात आएगी तो फारसी भाषा आएगी। यहाँ पर एक फैक्ट और याद कर लो कि मुगल काल के अंदर केवल 2 शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है। एक तो बाबर और दूसरा जहांगीर। बाबर ने बाबरनामा लिखी है और जहांगीर ने लिखी है तुजुके जहांगीरी। अंतर दोनों में क्या है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है, जबकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा है वह फारसी भाषा के अंदर लिखी है। अगला प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जबकि अगर वास्तविक संस्थापक की बात आए तो अकबर का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि बाबर और हुमायूं का काल है, उन दोनों ने किसी प्रकार की कोई नई प्रशासनिक व्यवस्था या फिर साम्राज्य को सुदृढ़ करने की कोई कोशिश नहीं की। इसका कारण यह है कि बाबर का कार्यकाल बहुत छोटा था, केवल 5 साल का था, उन्हें मौका ही नहीं मिला। जबकि हुमायूं का अधिकांश समय है वह युद्ध के अंदर बीता था, तो उनको भी ऐसा मौका नहीं मिला और कम से कम 15 साल तक तो वो देश से निर्वासित रहे थे। तो उसके बाद में अकबर हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी प्रशासन व्यवस्थाएं हैं वो स्थापित की और उन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद में हमको क्या याद करना है इस टॉपिक के अंदर, हमको बाबर से संबंधित जो 5 युद्ध हैं वो हमें याद करने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश के अंतिम शासक को पराजित करके और मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बयाना और खानवा का जो युद्ध है, ये दोनों युद्ध
राणा सांगा और बाबर के बीच में हुए थे। बयाना के युद्ध के अंदर राणा सांगा विजयी रहे थे, जबकि खानवा के युद्ध के अंदर बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। और ये दोनों युद्ध फरवरी और मार्च में हुए थे। पहले बयाना फरवरी में, खानवा मार्च के अंदर। और खानवा युद्ध के अंदर ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगला युद्ध था इनका चंदेरी का युद्ध। 1528 के अंदर बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। और घाघरा के युद्ध में 1529 आएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लो, 1529 के अंदर बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। उसके बाद में इनके पुत्र हुए हुमायूं, जो राजगद्दी पे बैठे। अब हुमायूं से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें वो हम स्पीड से देख लेते हैं। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540, और उसके बाद में देश निर्वासित। कन्नौज के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने इनको पराजित कर दिया था, देश से इनको निकाला दे दिया था। उसके बाद में 1555 के अंदर ये मच्छीवाड़ा के युद्ध के अंदर इन्होंने पंजाब के शासक को पराजित करके दोबारा भारत के अंदर ये अपनी राजगद्दी पर बैठे थे। और 1 वर्ष तक बेमुश्किल इन्होंने शासन किया था। और दीनपना के अंदर शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की? देखो भाई, केवल बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, बाकी की रचना बाकी के शासकों ने स्वयं नहीं की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। और अगर हुमायूं के काल की अगर राजस्थान से संबंधित घटना की बात की जाए तो हुमायूं के काल के अंदर 1534-35 के अंदर चित्तौड़ की रानी थी कर्मावती, यानी कि वहाँ का राजा तो उदय सिंह था, लेकिन उनकी संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी रानी कर्मावती। इनके ऊपर 1534-35 के अंदर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। और रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं है वह सहायता करने में असमर्थ रहे थे। हुमायूं ने अपनी दूसरी राजधानी दीनपना बनाई थी, बिल्कुल सही है। और इसी के अंदर शेरमंडल पुस्तकालय के अंदर सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हुई थी। और 2 यहाँ पर महत्वपूर्ण युद्ध हैं, एक तो चौसा का युद्ध और दूसरा है कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, दोनों युद्ध हैं वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुए थे। और दोनों युद्धों के अंदर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध 1539 के अंदर, और कन्नौज का युद्ध है वो 1540 के अंदर हुआ था। हम यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर गौर कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना 0% है। ये केवल अपनी जानकारी के लिए हैं, ताकि आगे हमें अच्छे से प्रशासन व्यवस्था में जानकारी हो सके। आगे बढ़ते हैं हम। हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं का देश निष्कासन का काल हो गया 1540 से 1555 तक। मच्छीवाड़ा के युद्ध के अंदर इन्होंने, पंजाब के शासक हैं, कौन थे वो शासक थे? सिकंदर सूर, उनके सेनापति तातार खां को पराजित करके दोबारा इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। इनकी मृत्यु कैसी, वो उसके ऊपर बात कर ली। और लेनपुल इतिहासकार के बारे में हमने बात कर ली। उन्होंने कहा कि हुमायूं जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उनकी मृत्यु हुई। 2 महत्वपूर्ण विशेषता हुमायूं के बारे में है। एक तो ये अफीम के शौकीन थे, और दूसरा हुमायूं की खगोल शास्त्र और ज्योतिष के अंदर विशेष रुचि थी। वो सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते थे। अब हम बात करते हैं अकबर की, जो सबसे महत्वपूर्ण शासक रहे हैं अपने मुगल काल में। तो इनका जन्म याद कर लो। इनका राज्याभिषेक 1556 के अंदर हुआ था। इनके संरक्षक अतालिक और वकील कौन थे? अतालिक का मतलब होता है संरक्षक और शिक्षक दोनों। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। यानी 1556 के अंदर अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में ही शासन किया, इन्होंने राज शासन संभाला था। और अकबर ने इन्हें अपना पहला वकील नियुक्त किया था। वकील होता है प्रधानमंत्री, यानी सबसे बड़ा जो पद होता है मंत्रिपरिषद में। तो अपना वकील है वो बैरम खान को इन्होंने नियुक्त किया था 1556 से 1560 तक। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं। 1556 यानी जब अकबर राजगद्दी पर बैठे तब से, और 1560 ईस्वी तक अकबर के जो संरक्षक हैं वो बैरम खान रहे थे। उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि दरबार के अंदर गुटबंदी हो गई, और दूसरे गुट के लोगों ने इनके खिलाफ अकबर के कान भरना स्टार्ट कर दिया था। और बाद में शाही सेना और बैरम खान के बीच में युद्ध हुआ। शाही सेना ने बैरम खान को पराजित किया। बैरम खान को दरबार में लाया गया। बैरम खान के सामने 3 इनको ऑप्शन दिए गए कि आप चाहो तो आप दरबार के अंदर सलाहकार के रूप में नियुक्त हो जाओ, या फिर किसी अब अपने को कि आपको या फिर मुगल साम्राज्य के अंदर किसी क्षेत्र की जागीर दे देंगे, वहाँ पर आप जाके अपना जीवन यापन करो, या फिर आप मक्का की यात्रा करो। तो बैरम खान ने मक्का की यात्रा करना स्वीकार किया था। और वहाँ जाते समय वहाँ पर गुजरात के अंदर वहाँ पर मुबारक खान ने इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद में 1560 से 1562 तक के काल को पेटीकोट सरकार का काल कहते हैं, क्योंकि इस समय महामनगा, उनके पुत्र अदम खां और पुत्री जीजी अनगा का शासन पर अत्यधिक प्रभाव था। उसके बाद में अकबर की कुछ जो विजय हैं उनके बारे में हम याद कर सकते हैं। कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। और खासकर अपने राजस्थान के बारे में बात की जाए
तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। यानी कि प्रथम राजपूत राजा जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो नाम आएगा भारमल। कछवा शासक जयपुर का भारमल। कब? 1562 ईस्वी के अंदर। तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। एक तो भारमल और अकबर की मुलाकात कहाँ पे हुई थी, तो इनकी मुलाकात हुई थी सांगानेर में, और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था अकबर के साथ में सांबर के अंदर। तो सांगानेर में मुलाकात और सांबर में विवाह, ये दो फैक्ट अपने को याद करने हैं यहाँ पर। उसके बाद में भाई अकबर ने अपने राजस्थान के अंदर नागौर दरबार लगाया था 1570 के अंदर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1570 के अंदर अकबर ने नागौर दरबार है वहाँ पर लगाया था। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर के शासक वहाँ पर आए थे, अधीनता स्वीकार की थी, और राव चंद्र सेन भी आए थे, लेकिन असंतुष्ट होने के कारण वे बीच में दरबार को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में देखो भाई अकबर के दो आक्रमण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको क्यों याद कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो अकबर का गुजरात आक्रमण 1572-73, और दूसरा अकबर की असीरगढ़ विजय यानी कि दक्कन की विजय 1601 के अंदर। ये क्यों महत्वपूर्ण है, पहले हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया। देखो भाई ये बहुत ही कन्फ्यूजन है ये मैटर इतिहास के अंदर, इसको आप थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर लो। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया, पहला प्रश्न तो ये बनता है। 1602 ईस्वी के अंदर अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। इस फैक्ट में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन डाउट ये होता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया। तो इसके अंदर दो बातें आती हैं। एक तो नंबर एक, अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो 1572-73 के अंदर इन्होंने गुजरात विजय की, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। और दूसरा फैक्ट आता है कि अकबर ने अपने दक्कन की विजय, दक्षिण की विजय यानी असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य के अंदर, जो 1601 में की थी, उसके उपलक्ष्य के अंदर इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। तो अपने को दोनों चीज़ें याद करनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुजरात विजय है वो ज़्यादा सही आंसर है, वो यहाँ पर प्रतीत होता है। और कई जगह मिलता है कि असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य के अंदर इन्होंने इनका थोड़ा पुनरुद्धार या फिर थोड़ी ऊंचाई वगैरह इन्होंने बढ़वा दी होगी। एक ही यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है अकबर की चित्तौड़ विजय। अकबर ने 1567-68 के अंदर उदय सिंह के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था, और जयमल और पत्ता जो दो वीर सेना नायक थे उदय सिंह के, उनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार के ऊपर इनकी हाथी के ऊपर सवार प्रतिमा इनकी बनवाई थी। एक बीकानेर के दुर्ग के सामने भी इनकी प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर एक फैक्ट थोड़ा सा आप संशोधन कर लो, मैंने पहले आपको बताया था 1534 के अंदर, 1534 के ऊपर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था तो विक्रमादित्य शासक था, ठीक है, और उनकी संरक्षिका थी कौन, रानी कर्मावती। उदय सिंह है वो अकबर के 1567-68 के आक्रमण के दौरान वो यहाँ के शासक थे। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। उसके बाद बीरबल की बात करते हैं। बीरबल है वह अकबर के दरबार में रहता था। अकबर का दरबारी इनका कवि था, महेशदास उनका नाम था, और इनकी मृत्यु है वो 1586 के अंदर यूसुफ जैयों के विद्रोह को दबाने के दौरान हुई थी। अकबर के नवरत्न के अंदर शामिल था ये। उसके बाद में अबुल फजल की बात आती है। अबुल फजल कौन था भाई? भाई अकबर के दरबार के अंदर शेख मुबारक नाम का एक कवि था, और उसके दो पुत्र थे अबुल फजल और फैजी। यानी कि अकबर के दरबार के अंदर शेख मुबारक और उनके दो पुत्रों अबुल फजल और फैजी का बहुत अच्छा वर्चस्व था, अकबर के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका इफेक्ट था। अबुल फजल की हत्या है वह अकबर के पुत्र जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी के अंदर की थी। अबुल फजल का नाम आगे आएगा, इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें अकबर के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमें यहाँ पर याद करना है। दास प्रथा 1562, एक सेकेंड सॉरी, जैसे हमने अब दास प्रथा है 1562, तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563, जजिया कर, घोड़े दागने की प्रथा, इबादत खाना, ये सारे जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है अकबर के काल से संबंधित। कुछ के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंदर 1575 में किया था। यानी कि विभिन्न धर्म के लोगों के साथ में बातचीत करना अकबर की रुचि थी कि विभिन्न धर्मों के बारे में जानूं मैं, तो इसलिए इन्होंने इबादत खाने का निर्माण किया था 1575 के अंदर। और जब 1578 के अंदर इन्होंने सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल दिया। 1579 के अंदर इन्होंने मेजर की घोषणा की। 1580 के अंदर आई ने देसाला पद्धति इन्होंने स्थापित की, जो अपनी राजस्व की मुख्य पद्धति है। टोडरमल द्वारा यह पद्धति प्रचलित की गई थी। और अगर टोडरमल के बारे में बात की जाए तो आगे प्रश्न आएगा टोडरमल से संबंधित। टोडरमल को गुजरात सूबे का सूबेदार बनाया था अकबर ने। इनको विशेष छूट दे रखी थी कि ये राजपूत राज्यों के साथ में संधि भी कर सकते हैं। और
टोडरमल ने सबसे पहले गुजरात के अंदर ही भू राजस्व व्यवस्था है वो स्टार्ट की थी, और उसी के आधार पर 1580 के अंदर पूरे साम्राज्य के अंदर आईने देसाला पद्धति स्थापित की। दीन इलाही यानी नया धर्म चलाया था अकबर ने 1582 के अंदर, इलाही संवत 1583 में और बीगा इलाही 1528 में। ये कुछ फैक्ट अपने को याद करने हैं। उसके बाद में जहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर नहीं बनते हैं, उसके बाद में अकबर के जो नवरत्न हैं उनके बारे में अपने को याद करना है। अकबर के सभी नवरत्न के बारे में एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन सा अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं था? नंबर 1 राजा मान सिंह, जो अपने जयपुर के शासक थे। तानसेन, जो बहुत ही महान गायक और संगीतज्ञ थे, ग्वालियर के निवासी थे। अबुल फजल, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, अबुल फजल और फैजी। तो अबुल फजल और फैजी ये दोनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, टोडरमल जो वित्त का विशेषज्ञ था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, मुल्ला दो प्याजा और हाकिम हुमाम, ये 9 अकबर के नवरत्न में शामिल थे। जहांगीर की बात की जाए, ये मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये इनके बारे में जानकारी आवश्यक भी है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, तो दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए मैं थोड़ा स्पीड से आपको जानकारी, महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो एक बार जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। क्यों? क्योंकि फतेहपुर सीकरी के जो सलीम थे, जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनके आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। तो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मुगल काल के किस शासक के बच्चों का जन्म है वह सूफी संतों की कुटिया में हुआ? तो इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा अकबर। यानी अकबर की जो भी संतान थी वो, उनका जन्म है वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, उनकी कुटिया में हुआ था। उसके बाद हम जहांगीर के विवाह है वो अपन याद कर सकते हैं। जहांगीर ने, एक प्रश्न यहाँ से बनता है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? तो जहांगीर ने जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको मृत्युदंड दिया था। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के जो विद्रोही शहजादे थे खुसरो, उनको आशीर्वाद दिया था, इस वजह से नाराज होकर। जहांगीर ने 1612 ईस्वी के अंदर पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। तो भाई यहाँ पर हम साथ में याद कर सकते हैं कि सल्तनत काल के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले होली का त्यौहार मनाया था, और अगर रक्षाबंधन के त्यौहार की बात की जाए तो मुगल काल के अंदर जहांगीर ने मनाया था। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जहांगीर के काल के अंदर 2 अंग्रेज राजदूत आए थे यहाँ पर व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए। 1608 के अंदर आया था हाकिन्स, और 1616 के अंदर मुगल दरबार में उपस्थित होकर, कहाँ पर? अजमेर के अंदर मैगजीन दुर्ग के अंदर जहांगीर के सामने उपस्थित होकर और व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था सर टॉमस रो, यानी हॉकिन्स और सर टॉमस रो 1608 और 1616 के अंदर जहांगीर के दरबार में आए थे व्यापार की अनुमति के लिए। जहांगीर ने, अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो बाबर और एक जहांगीर, दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने तुर्की भाषा के अंदर लिखी थी बाबरनामा, और जहांगीर ने फारसी भाषा के अंदर लिखी थी तुजुके जहांगीरी। एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पर फैक्ट है कि भारत में तंबाकू की खेती का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल से हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहांगीर के काल के अंदर, और उत्तर भारत के अंदर ऐसी लत पड़ गई थी तंबाकू की कि जहांगीर ने तंबाकू को के सेवन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह नियम सफल नहीं हो पाया था। उसके बारे में हम बात करें शाहजहाँ के बारे में, 1627 से और 1658 तक इनका शासनकाल था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था, और इनका विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो इतिहास के अंदर मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध है, और इन्होंने अपनी पत्नी की याद के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1631 के अंदर ताजमहल का निर्माण इन्होंने आरंभ करवाया था, और 1653 के अंदर यह बन के तैयार हुआ था। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है, देखो भाई, अकबर और जहांगीर इन दोनों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जबकि शाहजहां ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध की नीति त्याग दी। प्रश्न आ सकता है कि किस मुगल शासक ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध की नीति त्याग दी? तो उसमें आंसर आएगा शाहजहां। तो भाई अपने को याद करने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी, मुगल काल और छोटा हो जाएगा। बाबर और हुमायूं, इनके बारे में अपने को ज़्यादा कोई प्रशासन व्यवस्था याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेन अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू होंगी वो अकबर के काल से होंगी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, केवल 4 शासकों से संबंधित अपने को प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। प्रशासन में जो मतलब सुधार हैं, जो नियम है, वो अपने को याद करने हैं। तो अकबर और जहांगीर दोनों ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई थी, जबकि शाहजहां ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध की नीति त्याग दी थी। और शाहजहां को कोहिनूर हीरा है वो मीर जुमला ने भेंट किया था। तो कोहिनूर हीरा की कहानी आप पहले पढ़ चुके हो, वारंगल के शासक से प्राप्त किया था, जो 1000 दिनारी थे, अलाउद्दीन खिलजी के जो भाई मतलब सेनापति थे, उन्होंने
वारंगल के शासक से ये प्राप्त किया था और उसके बाद ये एक शासक से दूसरे शासक के बीच में चलता रहा। उसके बाद में महत्वपूर्ण है यहाँ पर शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी के युद्ध। शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी के बहुत युद्ध हुए हैं, उनके बारे में अपने को थोड़ी थोड़ी याद करना है कि कौन सा युद्ध है वो किन किन के बीच हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे औरंगजेब के ऊपर। औरंगजेब है वह मुगल काल का अंतिम महान शासक था, अंतिम शक्तिशाली सम्राट था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, उसको जिंदा पीर और शाही दरवेश की उपाधि दी गई है। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है या अपने उस प्रशासन में भी आएगा कि मुअत्तिब की नियुक्ति किसने की? औरंगजेब ने। ये अपने सल्तनत काल में भी आया था कि मुअत्तिब क्या होते हैं? ये जनता के प्रजा के धार्मिक आचरण व नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी होता है। तो औरंगजेब ने मुअत्तिबों की नियुक्ति की जिनका कार्य था कि मुसलमानों के धार्मिक आचरण और नैतिक आचरण की देखरेख करना। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि औरंगजेब के समकालीन प्रमुख राजपूत राजा कौन कौन थे? तो औरंगजेब के समकालीन मेवाड़ का शासक था राजा जयसिंह। यहाँ पर जयसिंह नहीं आएगा भाई, यहाँ पर राज सिंह आएगा। ठीक है, मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक था राज सिंह। आमेर का शासक था मिर्जा राजा जयसिंह और जोधपुर का शासक था राजा जसवंत सिंह। स्टार्ट के अंदर तो राजपूत राज्यों के साथ में औरंगजेब के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में इनके संबंध बिगड़ गए थे। इनके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है मिर्जा राजा जयसिंह जो आमेर के शासक थे, कछवा शासक थे, उन्होंने किन मुगल सम्राटों की सेवा की? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन तीनों शासकों के दरबार के अंदर सेवा के अंदर वो उपस्थित हुए हैं। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी। और जसवंत सिंह की मृत्यु के ऊपर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। और उसके बाद जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षीय युद्ध चला है मारवाड़ का और मुगलों का, जिसका नेतृत्व है वह दुर्गादास राठौड़ ने किया है। औरंगजेब के धार्मिक कट्टरता वाले कार्यों की बात अगर हम करें तो औरंगजेब ने एक तो हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगाया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, जबकि औरंगजेब ने दोबारा तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। अकबर ने 1563 ईस्वी के अंदर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन 1663 के अंदर, यानी हम याद कर सकते हैं कि 100 साल बाद में औरंगजेब ने दोबारा से हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था। एक इन्होंने सिक्कों के ऊपर कलमा खुदवाना, तुलादान, जरों का दर्शन, ये सब बंद करवा दिए थे। गाजी की उपाधि धारण की थी। और जो हिंदू त्यौहार हैं होली और दीपावली, इनके मनाने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। शराब और जुआ खेलने के ऊपर प्रतिबंध लगाया। और 1679 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे हिंदुओं का विरोध झेलने वाला जो इनका कार्य था वो यही था। 1679 के अंदर इन्होंने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया और उनके इस कार्य का, इस कृत्य का विरोध सबसे पहले अपने मेवाड़ के शासक राज सिंह ने किया था। इसी वजह से राज सिंह के साथ इनके संबंध बिगड़ गए थे। जबकि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह को शासन बनाने के प्रश्न के ऊपर इनके मारवाड़ के साथ में संबंध बिगड़ गए थे। औरंगजेब भारत को दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम बनाना चाहता था, इस्लामिक देश बनाना चाहता था। दो यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि औरंगजेब ने की दो प्रमुख विजय कौन सी हैं? बीजापुर और गोलकुंडा की विजय। ये दोनों दक्षिण भारत के दो राज्य थे। तो बीजापुर को 1686 के अंदर और गोलकुंडा को 1687 के अंदर औरंगजेब ने विजयी किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मुगलों के दक्षिण सूबे की राजधानी इन्होंने औरंगाबाद बनाई। यानी औरंगजेब का मुख्य ध्यान था वो दक्षिण के ऊपर था। दक्षिण को जीतना चाहता था, लेकिन जब संभव नहीं हो पाया ज़्यादा तो उन्होंने इनको मराठों को प्रशासन व्यवस्था के अंदर शामिल कर लिया। औरंगजेब, अब देखो भाई, जब औरंगजेब शासक बना, कब? 1658 से 1707 तक इनका कार्यकाल रहा है। उससे पहले यानी शाहजहां के काल के अंदर औरंगजेब हैं वो 1636 से 1644 तक 8 वर्ष तक दक्षिण के सूबेदार के पद पे इन्होंने कार्य किया। और औरंगजेब ने दक्षिण के अंदर जब ये शासक बन गए थे, उसके बाद में इन्होंने दक्षिण के अंदर शिवाजी जो मराठा शासक थे उनके दमन के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। और मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य ही पुरंदर की संधि हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरंदर की संधि कब और किन के बीच में हुई थी। तो ये इनको थोड़ा सा देख लो कि जब औरंगजेब शासक बना तो उन्होंने मराठों पर आक्रमण करने के लिए, यानी उस समय जो शासक थे मराठों के कौन थे? शिवाजी, उनके साथ उनको अपने आधिपत्य में लाने के लिए इन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण के अंदर भेजा था शिवाजी के दमन के लिए। और मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुई थी, जिसको हम पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। ये संधि कब हुई थी? ये प्रश्न अक्सर आता है। 24 जून 1665 को। आगे बढ़ते हैं हम।
इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हमारा महत्वपूर्ण यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, मुगल कालीन प्रशासन, मुगल प्रशासन। देखो यहाँ से हमारे सिलेबस के अंदर है, तो इनको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। एक सामान्य जानकारी हमने मुगल काल के बारे में जान ली, अब हमें चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। पहला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट, मुगल प्रशासन के जो भैया मुगल प्रशासन है उसमें अत्यंत केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। केंद्रीकृत मतलब राजा का वर्चस्व, ठीक है, राजा सर्वोच्च शक्तिशाली, और नौकरशाही व्यवस्था थी, यानी नौकरशाह थे, अधिकारी थे कार्य के लिए, लेकिन सारी जो पावर थी वो राजा के हाथ में थी, सम्राट के हाथ में थी। आगे देखते हैं हम, मुगल प्रशासन व्यवस्था का संस्थापक किसे माना जाता है? अकबर को माना जाता है। हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि बाबर और हुमायूं दोनों का काल है, वो काल छोटा काल था, युद्धों के अंदर उनका अधिकतर समय बीता, तो मुगल प्रशासन व्यवस्था के संस्थापक अकबर को माना जाता है। संप्रभुता की अवधारणा को एक निश्चित स्वरूप मिला अकबर के काल के अंदर, बिल्कुल सही है। अगला फैक्ट है, मुगल काल में निरंकुश प्रशासन था, यानी राजा सर्वा था और सारी शक्तियां वे सम्राट के हाथ में थी। अगला फैक्ट है, मुगलों का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? शरीयत पर आधारित था, यानी कि इस्लामिक कानून पर आधारित था। भाई देखो, सैद्धांतिक रूप से तो सम्राट की निरंकुशता के ऊपर एकमात्र सीमा शरीयत की हो सकती थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो सम्राट था वो सर्वे सर्वा होता था, जो वही प्रधान सेनापति होता था, वही प्रधान न्यायाधीश होता था, जैसे सल्तनत काल में होते हैं वैसे ही। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, मुगलों ने अपने आप को अब्बासी खलीफा से संबद्ध नहीं किया। देखो भाई, इसको समझो, सल्तनत काल के अंदर जो शासक थे वो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे, जबकि ये जो मुगल शासक थे इन्होंने अपने आप को कहीं से कहीं तक भी अब्बासी खलीफा से संबंधित नहीं किया, ये स्वतंत्र होकर यहाँ पर शासन करते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने कोई विशेष उपाधि धारण नहीं की, जबकि बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला फैक्ट हमारा, साम्राज्य निर्माण के आरंभिक चरण में अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे तुरानी और ईरानी अभिजात वर्ग। इसको थोड़ा सा समझो। अब अभिजात वर्ग का मतलब होता है अमीर वर्ग, ठीक है, जिसका दरबार के अंदर अच्छा वर्चस्व होता है। तो जब अकबर ने अपने साम्राज्य का निर्माण किया तो उस समय इनकी शाही सेवा के अंदर, यानी कि इनके जो अधिकारी थे वो केवल दो वर्ग से आते थे, ईरानी और तुरानी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में अकबर के काल में ही 1560 ईस्वी के बाद के अंदर शाही सेवा के अंदर राजपूतों और भारतीय मुसलमानों का भी प्रवेश हो गया, यानी अकबर ने राजपूतों को शाही सेना में शामिल कर लिया, और यह कार्य इन्होंने मुख्य रूप से शक्ति संतुलन को ध्यान में रखते हुए किया, ताकि दरबार के अंदर ईरानी और तुरानियों का वर्चस्व जमा नहीं हो जाए, क्योंकि इससे राजा को भी अपनी सत्ता के ऊपर खतरा मंडराता था। वो गुटबंदी करते थे, दलबंदी करते थे, इस वजह से इन्होंने राजपूतों की एंट्री थी ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। अगर ईरानी और तुरानी विद्रोह भी करे तो राजपूतों की हेल्प ली जा सके। अगला फैक्ट है, बादशाह की शाही सेना में नियुक्त होने वाला पहला राजपूत शासक, तो इसके बारे में हमने बात कर ली, आमेर का कछुआ शासक भारमल, जिन्होंने 1562 के अंदर सांगनेर के अंदर अकबर से मुलाकात की और सांबर के अंदर इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। किस जाति का था? तो वह खत्री जाति का था, बिल्कुल सही है। इनको गुजरात का सूबेदार बनाया गया था, वहीं पर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने अपनी भू राजस्व व्यवस्था है वो लागू की थी। उसके बाद 1580 के अंदर आइन ने देसाला पूरे साम्राज्य के अंदर लागू की। आगे बढ़ते हैं हम। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के आरंभ में राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, लेकिन बाद में संबंध बिगड़े, बिल्कुल सही बात। आरंभ के अंदर इनके अपने मारवाड़, मेवाड़, इन शासकों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे इनके। अब प्रश्न आता है कि किस मुगल शासक के काल के अंदर सर्वाधिक हिंदू शाही सेवा में सम्मिलित थे? तो राइट आंसर आ जाएगा हिंदू, ये अपने औरंगजेब। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का भी, आप समझो कि इनके राजपूतों के साथ तो इनके संबंध बहुत खराब थे, तो सर्वाधिक हिंदू हैं वो औरंगजेब के शासनकाल में शाही सेना में कैसे हो सकते हैं? तो देखो भाई, सर्वाधिक हिंदू हैं वो शाही सेवा के अंदर औरंगजेब के काल में ही थे। उसका कारण क्या है कि हिंदू सर्वाधिक थे, लेकिन राजपूतों की संख्या कम हो गई थी। स्टार्ट में राजपूतों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में जब मैंने आपसे पहले बात कर ली कि मेवाड़ के साथ में संबंध किस आधार पर बिगड़े और मारवाड़ के साथ में इनके संबंध किस आधार पर बिगड़े। मेवाड़ के साथ में संबंध बिगड़ने के दो कारण थे, एक तो रानी चारुमती के साथ में विवाह, और दूसरा जजिया कर लागू करना औरंगजेब के द्वारा, जिसका विरोध राज सिंह ने किया सबसे पहले, ठीक है। और मारवाड़ के साथ में हमने बात कर ली कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में अजीत सिंह को दुर्गादास के नेतृत्व के अंदर राजपूत थे वो शासक बनाना चाहते थे, जबकि औरंगजेब है वो अलग टाइप से सोच रहा था।
तो इस वजह से इनके साथ संबंध बिगड़ गए थे। लेकिन इस काल के अंदर औरंगजेब ने राजपूतों को इन्होंने नेग्लेक्ट किया, और जबकि दक्षिण के अंदर जो मराठा जो अपने हिंदू थे उनको इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शाही सेना के अंदर शामिल किया। तो यहाँ पर हम याद कर सकते हैं कि औरंगजेब के काल के अंदर शाही सेना के अंदर अगर हिंदुओं की बात की जाए तो उनके अंदर सर्वाधिक संख्या मराठों की थी और राजपूतों की संख्या कम थी। और सबसे पहले मराठों को शाही मनसबदारी व्यवस्था के अंदर शामिल किसने किया? जहांगीर ने किया था। अब हम पढ़ते हैं केंद्रीय प्रशासन। ध्यान से देखना भाई, बहुत सारी चीजें मिलती जुलती आएंगी सल्तनत काल से संबंधित। शासन की सर्वोच्च शक्ति है वो बादशाह के हाथ में होती थी। किसके हाथ में होती थी? बादशाह के हाथ में होती थी। वही प्रधान सेनापति होता था, वही प्रधान न्यायाधीश होता था। और मुगल प्रशासन में अत्यंत केंद्रीकृत था, यानी कि राजा के हाथ में पूरी पावर थी, विकेंद्रीकरण का गुण नहीं था। लेकिन सहायता के लिए उन्होंने एक मंत्री परिषद का जरूर उन्होंने गठन कर रखा था। अब देखो, इनके काल में भी 4-5 महत्वपूर्ण मंत्री थे। जिस प्रकार से हमने पढ़ा सल्तनत काल के अंदर दीवाने आरिज, मीर सामा वगैरह बहुत सारे, और वहाँ पर दीवाने रिसालत एक अन्य विभाग था, दीवाने इंसा था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ 4-5 यहाँ पर डिपार्टमेंट थे जो महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले हम बात करते हैं वकील या प्रधानमंत्री की, यानी कि मुगल साम्राज्य के अंदर सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वह वकील होता था, प्रधानमंत्री होता था। ठीक है। और अकबर के शासनकाल के अंदर सबसे पहले बैरम खान को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जो इनके संरक्षक थे। और मंत्रिपरिषद के लिए विजारत शब्द, यानी कि अगर पद की बात की जाए तो वजीर या फिर विजारत शब्द काम में आता था। ठीक है। तो अकबर के काल के अंदर पहला प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बैरम खान को। भाई चूंकि उस समय अकबर नाबालिग था और बैरम खान के संरक्षण में ही वो राजगद्दी पे बैठे थे, तो इस काल के अंदर बैरम खान के नहीं, अकबर के काल के अंदर प्रधानमंत्री का पद है, यानी वकील का पद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। उसके बाद में बैरम खान के विरुद्ध मोर्चा खड़ा करने वाले अकबर के धायमा कौन थे? महामंगा। यानी महामंगा ने 1560 के अंदर बैरम खान के विरुद्ध मोर्चा छेड़ दिया, अकबर के कान भरने स्टार्ट कर दिए। फिर जैसी स्टोरी मैंने आपको पहले बता दी, और उसके बाद में बैरम खान को वहाँ से हटाकर, उस पद से हटा के, और उसके बाद में महामनगा इनके पुत्र आदम खां और इनके पुत्र जीजीअनगा, इनके हाथों के अंदर पूरा प्रशासन की बागडोर आ गई थी। और इस काल को 1560 से 62 के काल को पेटीकोट सरकार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महिला का उस समय ज़्यादा वर्चस्व बढ़ गया था। बैरम खान से समस्त शाही अधिकार छीनकर उन्हें बर्खास्त कब किया गया? तो दोस्तों 1560 में किया गया था। उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे। उन्होंने मक्का की यात्रा को स्वीकार किया था और रास्ते के अंदर उनकी हत्या मुबारक खान ने कर दी थी। अगला प्रश्न भी हो गया। 1560 के अंदर मक्का की यात्रा का इन्होंने विकल्प चुना, बिल्कुल सही है। 1560 के अंदर बैरम खान के पतन के बाद में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? मुनीम खां को बनाया गया। तो इनका क्रम पूछा जा सकता है, सबसे पहले बैरम खां, उसके बाद में मुनीम खां। अगला प्रश्न हमारा, मुगल काल की पहली और अंतिम महिला जिसे वकील या प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया? महामनगा। महामनगा को भी कुछ समय के लिए वकील के पद के ऊपर नियुक्त किया गया था। उसके बाद में अगर जहांगीर की बात की जाए, देखो भाई एक एक पद और उस पद से संबंधित जो महत्वपूर्ण अपने 3-4 शासक हैं उनके कार्यकाल के सारी जिक्र में एक साथ याद करेंगे। तो अकबर के काल की बात हो गई। अब जहांगीर के काल की बात की जाए तो जहांगीर के शासनकाल के अंदर एक तो पहले 4 वर्ष और उसके बाद में 21वां जो साल था उसको छोड़कर बाकी समय वकील का पद खाली रहा, यानी प्रथम 4 साल और 21वें साल के अंदर केवल वकील के पद के ऊपर किसी को नियुक्त किया था। बाकी पूरे शासनकाल के दौरान जहांगीर के काल के अंदर वकील का पद खाली रहा। इसका कारण था, इसका कारण आगे आएगा कि अकबर ने अपने शासनकाल के शायद 11वें वर्ष के अंदर इन्होंने एक नया पद, वजीर का पद इन्होंने स्थापित कर दिया था। उसके बाद में वकील पद की जो गरिमा है वो कम हो गई थी। शाहजहां के शासनकाल की बात की जाए तो शाहजहां के शासनकाल के अंदर पहले 14 वर्ष तक वकील के पद के ऊपर आसफ खान रहे हैं और उसके बाद में इन्होंने वकील के पद को ही समाप्त कर दिया। अब देखो भाई, अकबर ने अपने शासनकाल के अंदर ही वकील पद के जो कार्य थे, देखो भाई वकील का पद जब अकबर शासन पे बैठा तो बैरम खान वकील बने थे, तो सारी शक्तियाँ उनके हाथ में थी, सारी पावर उनके हाथ में थी। फिर उसके बाद में अकबर ने वकील के पद के जो अधिकार कर्तव्य थे उनको 4 मंत्रियों के अंदर बांट दिया, यानी वकील के पद को उन्होंने तोड़कर 4 भागों के अंदर बांट दिया, 4 डिपार्टमेंट में। उनको हमें याद करना है। दीवान, वजीर। दोस्तों तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को अभी यहाँ पर जल्दी इसको समाप्त करूँगा, उसके बाद में दूसरा वीडियो थोड़ी देर बाद बनाऊँगा। तो पहला पद है उन्होंने दीवान या वजीर। दीवान या वजीर मतलब हमने सल्तनत काल के अंदर भी पढ़ा था। दीवान वजीर का मतलब है जो राजस्व वित्त से संबंधित है, यानी राजस्व और वित्तीय मामलों का दायित्व है वो दीवान और वजीर नामक पद का सृजन करके उसके ऊपर डाल दिया। दूसरा है मीर बख्शी।
मीर बख्शी, बख्शी होता है सेना से संबंधित, यानी मीर बख्शी है वो सेना के प्रशासन और संगठन का उनके ऊपर दायित्व था। सद्र, सद्र व सुदूर ये धार्मिक और न्याय संबंधी मामलों का प्रधान था। दोस्तों देखो, जिस प्रकार से हमने देखा सल्तनत काल के अंदर एक डिपार्टमेंट था दीवान रिसालत, जो एक विदेश मंत्रालय था, और उसी का जो प्रधान होता था वही धार्मिक मामले देखता था, यानी वही सद्र और सुदूर के पद को धारण करता था। उसी प्रकार से यहाँ पर सद्र और सुदूर जो धार्मिक मामलों का प्रधान था वह, और न्यायिक मामले जो देखता था वह एक ही व्यक्ति होता था। जब वह धार्मिक मामले देखता था तो सद्र और सुदूर कहलाता था, और जब वह न्यायिक मामले देखता था तो वह काजी उल कुजात कहलाता था। यानी जो यहाँ पर सद्र है वह न्याय और धर्म दोनों विभागों का प्रधान था। मीर सामा, सामा मतलब सामान, और सामान का निर्माण होता है कारखानों के अंदर, यानी मीर सामा नए पद का सृजन किया, नए मंत्री इन्होंने बनाया जो कारखाने में भंडार की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो अपने को ये चार याद करने हैं कि अकबर ने वकील पद को तोड़कर और इन्होंने चार मंत्रियों के अंदर उनकी शक्तियों को बांटा, दीवान वजीर, मीर बख्शी, सद्र और मीर सामा। अब हम एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीवान या वजीर की। तो भाई दीवान वजीर पद का सृजन कब किया, किसने किया और क्यों किया? तो वकील की शक्ति को कम करने के उद्देश्य से अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, 11वें वर्ष में नहीं, 8वें वर्ष के अंदर इन्होंने एक नया पद दीवान विजारत ए कुल 1564 के अंदर इन्होंने स्थापना की। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र था राजस्व और वित्त संबंधी मामले। देखो वहाँ भी हमने पढ़ा था दीवान, दीवान है वो पैसे से संबंधित है, राजस्व और वित्त से संबंधित है। और वित्त पर नियंत्रण, देखो भाई सबसे बड़ा रुपया होता है। जब वित्त से संबंधित अधिकार है वह दीवान या वजीर को मिल गया तो उसके बाद में वकील का पद है उसका महत्व है वो काफ़ी कम हो गया, और वजीर का पद है यह दीवान के पद के ऊपर छा गया। अब प्रश्न आता है कि अकबर ने प्रथम दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मुजफ्फर खां तुर्बती को इन्होंने प्रथम वजीर के रूप में नियुक्त किया। तो दो प्रश्न यहाँ पर साथ साथ ये आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि अकबर के समय पहला वकील कौन? तो नाम आ जाएगा बैरम खां। और पहला दीवान या वजीर कौन? तो आ जाएगा मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर ने टोडरमल को गुजरात प्रांत की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए 1573 के अंदर वहां का सूबेदार बना के इनको भेजा था। और उसके बाद में 1582 को टोडरमल को शाही दीवान बनाया गया। यानी 1573 के अंदर सबसे पहले इनको गुजरात प्रांत के अंदर वहाँ की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए भेजा था, और उसके बाद में 1582 के अंदर टोडरमल को शाही दीवान बनाया गया। यहाँ पर एक दो प्रश्न और याद करने अपने को कि टोडरमल ने आइलन देसाला पद्धति 1580 में दी, और उसके 2 वर्ष बाद में इनको शाही दीवान के पद के ऊपर नियुक्त किया गया। शाही दीवान का मतलब है केंद्रीय प्रशासन के अधीन दीवान या वजीर के पद पर नियुक्त करना। क्योंकि यहाँ पर भी साम्राज्य को अनेक भागों में बांटेंगे, प्रांत स्तर के ऊपर, परगना स्तर के ऊपर, तो वहाँ पर अलग अलग नाम होंगे। तो शाही दीवान का मतलब है केंद्रीय जो स्तर है वहाँ पर दीवान, वहाँ का वजीर। जहांगीर के अधिकांश शासनकाल के दौरान दीवान के पद के ऊपर एतमादौला रहा, जो नूरजहां का पिता था। नूरजहां के साथ में जहांगीर ने विवाह किया था और इनके पिता को, एतमादौला को, इन्होंने दीवान के पद पर रखा। शाहजहां के काल की बात की जाए तो शाहजहां के काल के अंदर सर्वोत्तम और सर्वाधिक विद्वान दीवान सादुल्ला खां था, जबकि औरंगजेब के काल के अंदर सर्वाधिक समय तक, यानी प्रश्न ये भी आता है कि मुगल काल के अंदर सर्वाधिक समय तक दीवान पद पर कौन रहा? असद खां। और असद खां कितने साल तक रहा? 31 साल तक। और किसके शासनकाल के दौरान था ये? औरंगजेब के शासन के दौरान। तो अपने को ये दोनों चीज़ एक साथ याद करने, वकील के बारे में फैक्ट एक साथ याद करने हैं। किसने वकील का पद बनाया, अकबर के काल में पहले कौन था, फिर उसके बाद में किसको बनाया, फिर किसको बनाया, फिर वकील पद को तोड़ के 4 अलग अलग विभाग बनाए। उसके बाद जहांगीर के काल की बात की जाए तो प्रथम 4 वर्ष और 21वें वर्ष को छोड़ के वकील का पद है वो खाली रहा था। फिर उसके बाद में शाहजहां के शासनकाल के अंदर कितने वर्ष तक असद खान, उसके अंदर नाम आया था आसफ खान का, वो वहाँ पर वकील रहे थे। फिर शाहजहां ने वकील का पद समाप्त कर दिया। तो ऐसे ऐसे एक एक याद करना है। उसी प्रकार से अपने को वजीर के बारे में याद करना है। वजीर है, सबसे पहला वजीर अकबर के काल में कौन था, जहांगीर के काल में किसको बनाया, शाहजहां के काल में कौन था, और औरंगजेब के काल में कौन महत्वपूर्ण था। तो ये हमें फैक्ट याद करने हैं। फिर हम बात करते हैं मीर बख्शी की। मीर बख्शी है वो मुख्य सेनापति था, यानी सैनिक जो विभाग था उसका प्रधान था। यह सल्तनत काल में आरिज ममालिक के पद के समान था। जिस प्रकार से सल्तनत काल में आरिज ममालिक यानी दीवान अर्ज विभाग की स्थापना बल बनने की थी और उसका प्रधान आरिज ममालिक कहलाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर मुगल काल के अंदर एक पद था मीर बख्शी, यानी सेना का प्रधान के रूप में। मीर बख्शी का कार्य क्या था? कार्य क्षेत्र सैन्य विभाग था। ये सैन्य विभाग का प्रधान था, लेकिन मुख्य सेनापति बादशाह ही होता था। देखो भाई वही सिस्टम है सल्तनत काल वाला कि मुख्य सेनापति है वह तो बादशाह ही रहेगा, लेकिन सैन्य विभाग का जो प्रधान है वह कहलाएगा, वहाँ पर कहलाएगा आरिज ममालिक और यहाँ पर कहलाएगा मीर बख्शी।
मीर बख्शी का कार्य क्या होता था, ये कार्य थोड़े आप महत्वपूर्ण है, यहाँ पर थोड़े से देख लो। एक तो भाई सेना से संबंधित सारे कार्य, जैसे सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, घोड़ों को दागने का काम, एक मनसबदारों की नियुक्ति आदेश भी यही जारी करता था। और मनसबदार और सम्राट के बीच में कड़ी का काम करता था। मनसबदार क्या होते हैं, विस्तार से पढ़ाएंगे, आप कभी नहीं भूल पाओगे जिंदगी के अंदर इस मुगल काल को, इस मनसबदारी व्यवस्था को अंदर अच्छे से समझाएंगे, चाहे कितने भी वीडियो बने, कितने भी बड़े वीडियो बने। अगला है सरकत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके मासिक वेतन सैनिकों को देना। यहाँ पर सरकत नामक प्रमाण पत्र क्या है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर। सरकत नामक प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र है जिस पर मीर बख्शी के हस्ताक्षर करने के बाद ही सैनिकों को वेतन मिलता है, यानी सैनिकों को वेतन मिलने का एक प्रकार से पास है ये। इसके ऊपर हस्ताक्षर कर देंगे तभी सैनिकों को वेतन दिया जाएगा, और इस पर हस्ताक्षर करने का काम है मीर बख्शी का। वाक्य नवीश, सूचनाएं भेजने वाला जो अधिकारी होता है उसको वाक्य नवीश कहते हैं। वह प्रांतों से खबरें सीधे मीर बख्शी को भेजता था, ठीक है, यानी ये सीधे मीर बख्शी को खबरें भेजता था। और प्रांतों से दरबार में जो अधिकारी आते थे उनको सम्राट से मिलवाने का कार्य है वह मीर बख्शी ही करता था। तो ये मीर बख्शी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपने को याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं मीर सामा के बारे में। मीर सामा, सामान मतलब कि कारखाने का अधिकारी है ये। इसका मुख्य कार्य क्या है, कारखानों का प्रबंध, संगठन और उन्हें सुचारू रूप से चलाने का दायित्व। और यह सल्तनत काल के वकील ए दर के समान है। देखो वहां पर हमने पढ़ा था वकील ए दर, दर का मतलब मैंने बताया था कि राजा के महल के दर पर रहता है वो, उनको आवश्यक सामान उपलब्ध करवाता है। तो वकील ए दर के समान यहाँ पर मीर ए सामा है। इसका मुख्य काम भी यही है कि जो राज परिवार है उनके लिए आवश्यक सामान है उनका प्रबंध करना, कारखानों के अंदर उनका निर्माण कार्य करना। और मीर सामा के अंतर्गत दीवाने बयोतात, दरोगा और तहसीलदार, 3 अधिकारी आते हैं। तो ये भी आ सकता है कि दीवाने बयोतात किससे संबंधित है, ये प्रश्न अक्सर आता है। तो ये भी कारखानों से संबंधित है और मीर सामा के अधीन है। ये बड़ा अधिकारी मीर सामा, उसके अधीन ये कार्य करते हैं। अगला हमारा सदर उस सुदूर। सदर उस सुदूर है ये धार्मिक मामलों का प्रधान, काजी उल कुजात ये न्यायिक मामलों का प्रधान। दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास में होते थे। जब वह धार्मिक मामले देखता था तो कहलाता था सदर उस सुदूर, और जब वह न्यायिक मामले देखता था तो कहलाता था काजी उल कुजात। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि मुगल काल का पहला सदर कौन था। तो पहला सदर था शेख गद्दाई, अकबर के काल के अंदर। कार्य क्या था, दोनों के कार्य हम पढ़ लेते हैं। सदर उस सुदूर जो धार्मिक मामलों का प्रधान था, उसके मुख्य कार्य थे शरीयत के अनुसार न्याय की व्यवस्था करना, उलेमाओं के ऊपर कड़ी निगरानी रखना और दान में दिए गए भूमि का निरीक्षण करना। जबकि जब वह न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता था काजी उल कुजात के रूप में, तो वह उसका मुख्य कार्य था काजी और मुफ्तियों की नियुक्ति करना। हाँ भाई, मुफ्ती कौन होते हैं, इस्लामिक कानून की व्याख्या करने वाले, जिनके आधार पर काजी न्याय करते हैं, फैसला सुनाते हैं, और मुफ्ती के आधार पर यह निर्णय देता था। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया। अगली वीडियो के अंदर हम प्रांतीय शासन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्थाओं को आसान से आसान भाषा के अंदर आप तक पहुंचाना।